हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं सिद्धार्थ राव, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़ से। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है हमारा, वो है संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। हमारे देश के लिए किस तरीके की संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये बात है कि आखिर क्यों आवश्यकता है संविधान में संशोधन की। एक देश की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं और आवश्यकताएं हैं, उनके अनुसार देश के संविधान में परिवर्तन यदि नहीं हो पाता है तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं उस देश को कुछ अन्य तरीके से भुगतना होता है। जैसे कि ये संभावना होती है कि ऐसा न होने पर क्रांति या बहुत बड़ा बदलाव सामने देखने को मिले, जिससे देश के संविधान का संपूर्ण अस्तित्व ही या स्वरूप ही नष्ट हो सकता है। इस कारण लगभग प्रत्येक संविधान के अंदर संशोधन की व्यवस्था की जाती है। भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने भी देश के संविधान में संशोधन की आवश्यकता को महसूस किया और इस बात से भी वे परिचित थे कि संविधान में संशोधन की पद्धति बहुत अत्यधिक जटिल भी नहीं होनी चाहिए। और इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उस समय कहा था कि यद्यपि जहाँ तक संभव है हम इस संविधान को एक ठोस और स्थायी संविधान का रूप देना चाहते हैं। संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता है, इसमें कुछ लचीलापन भी होना चाहिए। यदि आप इसे कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप एक राष्ट्र की प्रगति पर, जीवित, प्राणवत और शरीरधारी व्यक्तियों की प्रगति पर रोक लगा देते हैं। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था। और निश्चित रूप से बात सही भी है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता समय समय पर होती है, लेकिन उस प्रोसेस को इतना अधिक कठिन भी नहीं बनाया जाना चाहिए कि जिससे वो संशोधन हो ही ना पाए और किसी राष्ट्र की प्रगति में वो बाधक बन जाए। इसलिए संविधान संशोधन की आवश्यकता निश्चित रूप से है। अब यदि हम भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर नजर डालें तो भारत के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, ये बात हम जानते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इनके संविधानों की तरह ही भारत के द्वारा भी एक कठोर संविधान को ही अपनाया गया है लगभग। लेकिन संविधान निर्माता जो थे, उनका ये मानना था कि हमें अमेरिका जैसी अत्यधिक कठोर संविधान को भी अपनाने पर कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इसलिए उनके द्वारा संविधान में संशोधन के लिए एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाया गया है जो न तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था यानी ब्रिटिश संविधान की तरह बहुत ज़्यादा लचीली है कि संविधान के अंदर संसद के सामान्य बहुमत से ही बार बार संशोधन किया जा सके और बड़ी आसानी से संशोधन किया जा सके, ऐसा भी नहीं है। और न ही अमेरिका के संविधान की तरह अत्यधिक कठोर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यद्यपि जहाँ तक संभव हो हम इस संविधान को एक ठोस और स्थायी संविधान का रूप देना चाहते हैं। ये बात उन्होंने उस समय भी कही थी। इसलिए इस बात के आधार पर संविधान निर्माताओं ने हमारे जो संविधान है उसको जो है अत्यधिक कठोर भी नहीं बनाया। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो संशोधन की दृष्टि से लचीलेपन और कठोरता का एक तरीके से समन्वय है। संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन संविधान के भाग 20 आर्टिकल 368 के अंदर किया गया है। आर्टिकल 368 के अंदर संवैधानिक संशोधन की 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख स्पष्टतः है, लेकिन संविधान में संशोधन की एक अन्य प्रक्रिया भी है जिसका उल्लेख आर्टिकल 368 के अंदर नहीं किया गया है। इसलिए जब हम संविधान को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। और संविधान की ये संशोधन की 3 प्रक्रियाएं जो है उनमें से पहली होती है संसद के द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संशोधन। नंबर 2, संसद के विशिष्ट बहुमत के द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। नंबर 3, संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। तो आइए हम इन तीनों पर क्रमशः विचार करते हैं। इनमें से पहली प्रक्रिया है संसद के द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर होने वाले संशोधन। भारतीय संविधान बहुत अधिक व्यापक भी है और संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि संविधान के कुछ प्रावधानों में
जल्दी ही या बार बार परिवर्तन की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके साथ ही संविधान निर्माता संविधान में आवश्यक लचीलापन होना चाहिए ऐसा मानते थे। इसलिए परिभाषित दृष्टि से संविधान कठोर होते हुए भी इस संविधान के कुछ अंश ऐसे हैं जिनके संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदन अलग अलग सामान्य या साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर संविधान में उस आशय से संबंधित आसानी से संशोधन हो जाता है। जैसे कुछ ऐसे विषय हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, जैसे कि राज्यों की क्षेत्र, उनकी सीमाएं, राज्यों या इकाइयों के नामों में परिवर्तन, कुछ शर्तों के साथ राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन का गठन और उनकी समाप्ति को किया जाना, नागरिकता संबंधी प्रावधान, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित व्यवस्थाएं, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय गणपूर्ति, संसद के द्वारा कानून निर्माण हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएं और द्वितीय अनुसूची की कुछ व्यवस्थाएं। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें संसद के दोनों सदन सामान्य बहुमत से इस तरह की प्रक्रिया को माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन की जो उपयुक्त प्रक्रिया है, इसका उल्लेख आर्टिकल 368 के अंदर नहीं किया गया है, बल्कि संविधान के तत्संबंधी अनुच्छेदों में यह बताया गया है कि इसमें संसद इनमें साधारण बहुमत से संशोधन कर सकेगी और आर्टिकल 368 की प्रक्रिया इन पर लागू नहीं होगी। इस पहली प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य संशोधन की जो दो प्रक्रियाएं हैं, उनका उल्लेख आर्टिकल 368 के अंदर स्पष्ट रूप से किया गया है। तो दूसरी जो प्रक्रिया है वो है संसद की विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, जिसका जिक्र आर्टिकल 368 में स्पष्ट किया गया है। इसके अंतर्गत संविधान के अंदर वे व्यवस्थाएं आती हैं जिसमें पार्लियामेंट के विशिष्ट बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। संविधान में ऐसे जो संशोधन हैं उनका विधेयक संसद के किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। यदि संसद का वह सदन कुछ सदस्य संख्या के बहुमत या फिर उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मेजोरिटी से उस विधेयक को पारित कर दे, तो फिर वो जो दूसरा सदन है उसमें भेज दिया जाता है और उस सदन में भी इसी प्रकार से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है और अनुमति मिलने पर वह संविधान का अंग बन जाता है। इस प्रक्रिया में, यानी इस तरीके से जिन अनुच्छेदों में या जिन व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जाता है, उनमें मूलतः जैसे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में नहीं आती, और वो सभी व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन इस तरीके से किया जा सकता है। जो पहला तरीका हमने चर्चा किया, यदि अनुच्छेद उस श्रेणी में नहीं आते, और तीसरा जो श्रेणी है वो है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। इसमें जो नहीं आते वो सभी विषय इस दूसरे तरीके से संशोधित किए जा सकते हैं। तीसरा जो संशोधन की प्रक्रिया का तरीका है वो है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। अंतिम और तीसरे वर्ग में संविधान की वे व्यवस्थाएं आती हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए तथा विधेयक का राज्यों के कुल विधानमंडलों में से कम आधे राज्यों द्वारा वो स्वीकृत भी होना चाहिए। कुछ ऐसे उपबंध हैं संविधान में जिनमें परिवर्तन के लिए इस प्रक्रिया के माध्यम से ही उनमें संशोधन किया जा सकता है। ये तीसरी तरीके की जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कुछ उपबंधों पर लागू होती है, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए या राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति में यदि संशोधन करना है तो संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, लगभग आधे। इसी तरह कुछ अन्य उपबंध जैसे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 73 में किया गया है, और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जिसका कि उल्लेख आर्टिकल 162 में किया गया है। इसी तरह संघीय क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट्स, जिसका उल्लेख आर्टिकल 241 में किया गया है। संघीय न्यायपालिका, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 5
के अध्याय 4 में किया गया है। राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट्स हैं जिनका उल्लेख भाग 6 के अध्याय 5 में किया गया है, और संघ तथा राज्यों में जो विधायी संबंध है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में किया गया है। इसके अतिरिक्त 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध स्वयं आर्टिकल 368, इन सब में परिवर्तन के लिए इस तीसरी तरीके से जो प्रक्रिया है इसकी आवश्यकता है, अर्थात संसद के विशिष्ट बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से इस तरीके के संशोधन हो सकते हैं। इस तरीके से इस 3 तरीकों के माध्यम से या 3 तरीके जो हैं इनसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जिनमें से जो बाद वाले जो तरीके हैं 2, उनका स्पष्टतः उल्लेख आर्टिकल 368 में भी किया गया है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से संशोधन प्रक्रिया की एक अस्पष्टता का निवारण भी बाद में किया गया। 24वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए रखा जाए तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति दे देनी होगी। संविधान संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मात्र एक औपचारिकता है। तो ये जो कन्फ्यूजन था या संदेह था कि यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न करे संविधान संशोधन पर तो क्या होगा, जिसको कि बाद में इस अस्पष्टता को इस संशोधन के माध्यम से भी दूर कर दिया गया।